हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। टॉपिक का नाम है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के का मतलब क्या है कि हमारा कितना फ्लक्स एक वाइंडिंग से दूसरी वाइंडिंग में लिंक हुआ उसका मैग्नीट्यूड बताएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की डेफिनेशन हम देते हैं फ्लक्स लिंकिंग या फ्लक्स लीकेज of other coil to the total flux produced by coil। तो यानी अगर मैं पहले के रेस्पेक्ट में अगर k की वैल्यू लिखता हूं फर्स्ट वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा phi 12 अपॉन phi 1, यानी टोटल फ्लक्स तो क्या है phi 1 है, और फ्लक्स लिंकेज ऑफ अदर कॉइल 1 का 2 से लिंकेज कितना है phi 12। तो देखिए ये phi 1 मैंने आपको बता रखा है, ये क्या होता है phi 1 किसके बराबर होता है, ये होता है phi 11 प्लस phi 12 के बराबर। तो अगर ये k की वैल्यू मैं बोल रहा हूं phi 12 अपॉन phi, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये किसके बराबर हो जाएगा phi 12 अपॉन phi 11 प्लस phi 12। अब इसमें क्लियरली मेंशन दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, यानी k की वैल्यू क्या आएगी, k विल बी लेस देन 1। मैक्सिमम अगर अपन बात करें कि k की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जब phi 11 0 के बराबर हो जाए, तो ये हो जाएगा phi 12 अपॉन phi 12, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितने के बराबर होगी 1 से ज्यादा k की वैल्यू नहीं हो सकती है। सिमिलरली जैसे मैंने अभी बात करी, ये मैंने बात करी वाइंडिंग 1 से रिलेटेड, अगर मैं ऐसी कोई वाइंडिंग 2 से रिलेट करता तो ये k आपका क्या बनता, k विल बी इक्वल टू phi 21 अपॉन phi 2। ठीक है, वाइंडिंग 2 का फ्लक्स जो कि 1 से लिंक कर रहा है अपॉन फ्लक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल phi 2। तो अब देखिए अब ये phi 2 किसके बराबर होता है, ये क्लियरली है, दिस विल बी phi 22 प्लस phi 21, यानी इस केस में k की वैल्यू क्या हो जाएगी phi 21 अपॉन phi 22 प्लस phi 21। अगेन वही वाली बात हुई कि डिनोमिनेटर ज्यादा है, क्योंकि न्यूमरेटर में केवल 21 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 21 प्लस phi 22, तो इसमें भी क्या हो जाएगा k की वैल्यू, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हमेशा क्या होगा k की वैल्यू 1 से कम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू अगेन जब phi 22 0 के बराबर हो जाएगा तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्लियरिटी आ गई कि 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और जनरली हम बात करें तो इट विल बी लेस देन 1। तो अब आगे बात करते हैं इसमें कि देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में हमने दो फॉर्मूले डिराइव किए थे, m was n1 phi 21 अपॉन i2 और दूसरा m इक्वल टू n2 phi 12 अपॉन i1। तो अगर मैं इसको कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से इसको रिलेट करता हूं, तो देखिए इन दोनों इक्वेशन से मैं यहाँ पे लिख देता हूं, m स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखिए m स्क्वायर विल बी इक्वल टू n1 n2 phi 12 phi 21 अपॉन में i1 और i2। ये m स्क्वायर इक्वल टू मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्टली इससे यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहा हूं, मैं इसको यहीं सॉल्व कर रहा हूं, क्या कर रहे हैं अपन इसको phi 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से phi 12 को मैं लिख सकता हूं यहां से k इंटू phi 1। तो मैं यहां पे इधर लिख रहा हूं, देखिए m स्क्वायर विल बी इक्वल टू n1 ऐसा का ऐसा n2 ऐसा का ऐसा, इसको मैं लिख देता हूं k phi 1, और phi 21 यहां से लिख देता हूं k इंटू phi 2, तो दिस विल बी इक्वल टू k इंटू phi 2, और डिनोमिनेटर में आपका i1 इंटू i2। तो इसी को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर n1 phi 1 अपॉन i1 इंटू n2 phi 2 अपॉन i2, और ये किसके बराबर हो गया n1 phi 1 अपॉन i1 हम कर चुके हैं सेल्फ इंडक्टेंस L1 के बराबर, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वाइंडिंग 2 दैट इज L2 के बराबर। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर L1 L2, या इसी को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा m इज इक्वल टू k रूट L1 L2। तो कई बार क्या होता है एग्जाम में आ जाता है फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्रूव डेट m स्क्वायर माइनस L1 L2 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अगर आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, जो k था मैं पहले बता चुका था आपको, उसके इसमें क्या होता है phi 22 और phi 11 दोनों क्या हो जाते हैं 0, k की वैल्यू हो जाती है 1।
तो k अगर 1 हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो m स्क्वायर माइनस उधर ले जाएंगे तो माइनस L1 L2 विल बी इक्वल टू 0। तो अगर आ जाता है कि फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस L1 L2 इक्वल टू 0, इसका मतलब मुझे यही डेरिवेशन करके और लास्ट में आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए k इक्वल टू 1 करके एंड वी हैव टू प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस L1 L2 मस्ट बी इक्वल टू 0। और आइडियली के लिए तो ये हो गया। प्रैक्टिकल की बात करें तो m इक्वल टू k रूट L1 L2। अब इन पे बेस्ड जितने भी हमने अभी तक न्यूमेरिकल देखे ट्रांसफॉर्मर के, उन पे बेस्ड हम अब कुछ न्यूमेरिकल्स आगे अभी करते हैं। देखिए अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, द फ्लक्स फाई लिंक्ड विथ ए कॉइल डिपेंड्स ऑन टाइम t इज फाई इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 वेबर। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट और फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो देखिए अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करता हूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपना E क्या था, E इज इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। तो डी फाई बाय डी टी का मतलब d बाय डी टी ऑफ, आपको डी फाई कितना दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 5। तो इसका t के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6t प्लस 1 और एट t इक्वल टू हमें टाइम दे रखा है 1 सेकेंड, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E विल बी इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस 1 यानी E इक्वल टू 7 वोल्ट्स। तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है एट t इक्वल टू 1 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 7 वोल्ट्स। देखिए अब ये क्या क्वेश्चन है, ए फ्लक्स ऑफ 0.5 मिली वेबर, यानी आपको फ्लक्स कितना दे रखा है, फ्लक्स φ1 जो है वो दे रखा है 0.5 मिली वेबर। ए फ्लक्स ऑफ 0.5 मिली वेबर लिंक्स ए कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स, यानी n की वैल्यू आपको गिवन है 1000 टर्न्स। इफ द फ्लक्स इज रिवर्स्ड इन 0.2 सेकेंड, यानी φ2 की वैल्यू जो है वो आपको क्या दे रखी है, माइनस का 0.5 मिली वेबर। रिवर्स का मतलब रिवर्स हो गया यानी 0.5 मिली वेबर से माइनस का 0.5 मिली वेबर हो गया। डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी, जो हमने पढ़ा है एज पर फैराडेज एंड लेंज लॉ, दैट इज E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। E इक्वल टू एन डी फाई बाय डी टी तो फैराडेज लॉ था और ये माइनस किसकी वजह से आया था, ड्यू टू लेंज लॉ। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आपने को पता है डी फाई बाय डी टी, तो डी फाई बाय डी टी में टाइम भी अपने को दे रखा है 0.2 सेकेंड, यानी चेंज ऑफ फ्लक्स अपने को निकालना है। तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ2 माइनस φ1। तो φ2 माइनस φ1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये तो हो गया φ2 माइनस का φ1 यानी 0.5 इंटू 10⁻³ तो ये डी फाई मैं इसमें रखता हूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगा, E इक्वल टू माइनस का 1000 इंटू डी फाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1 इंटू 10⁻³ और डी टी की वैल्यू आपके पास है 0.2, तो दिस विल बी 0.2। तो ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/0.2 यानी 10/2 यानी 5 वोल्ट। तो दिस विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड थ्रू फैराडेज एंड लेंज लॉ। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, द टाइम वेरिएशन ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स का टाइम वेरिएशन है, फ्लक्स विथ ए कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, टर्न्स दे रखे हैं अपने को 50 ड्यूरिंग ए कंप्लीट साइकिल इज एज फॉलोज। यानी कि मेरे को अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो फाई की वैल्यू मैं पहले लिखूं दैट इज इक्वल टू 0.041 माइनस 4t बाय टी वेबर। ये पहले किस टाइम के लिए लिख रहा हूं मैं, 0 से t/2 के लिए। ये जो टाइम पीरियड है ये मैं लिख रहा हूं 0 से t/2 के लिए। ठीक है, करना क्या है मुझे, इसमें क्या बोला है कि t रिप्रेजेंट टाइम पीरियड है और इसकी वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वो 0.4 सेकेंड दे रखा है। तो पहले मैं पहला पार्ट कर रहा हूं, स्केच द वेव फॉर्म ऑफ फ्लक्स। तो वेव फॉर्म फ्लक्स की खींचने के लिए पहले 0 से t/2 के लिए तो ये एक्सप्रेशन और t/2 से लेके t तक ये वाला एक्सप्रेशन अपन यूज कर लेंगे। तो देखिए इसमें पहले t इक्वल टू 0 रखें, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे फाई की वैल्यू आ जाएगी 0.04 वेबर और ये बात कर रहे हैं हम t इक्वल टू 0 पर। फिर t इक्वल टू t/4 रखेंगे और फिर t इक्वल टू t/2 कर लेंगे। तो जब मैं t इक्वल टू t/4 की बात करता हूं, t इज इक्वल टू t/4, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखिए फाई विल बी इक्वल टू 0.041 माइनस 4 और t की जगह मैं लिख देता हूं t/4 और इंटू t।
तो ये t से t कैंसिल, 4/4 बिकम्स 1, यानी 1 - 1, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहां पर, एट t इक्वल टू t/4 पर। फिर थर्ड में ले लेता हूं एट t इक्वल टू t/2, तो t इक्वल टू t/2 पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.04, 1 - 4, और इस t की जगह मैं लिख देता हूं t/2, और ये t ऐसा कैसा आ जाएगा, तो t से ये t कैंसिल, 1 - 4/2 यानी 2, 1 - 2 यानी -1, तो यहां पे आपकी जो है t/2 पे फाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 0.04 वेबर। तो जब आपका t इक्वल टू 0 था तो फ्लक्स 0.04, जब t इक्वल टू t/4 है तो फ्लक्स इक्वल टू 0, जब t इक्वल टू t/2 है तो फ्लक्स इज इक्वल टू माइनस का 0.04। तो देखिए मैं यहाँ पे इधर डायग्राम बना लेता हूँ इसका, ऐसा करता हूँ मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ कि यहाँ पे तो मैंने टाइम हो गया 0, ये हो गया t/4, ये हो गया t/2, इसका अगला आ जाएगा 3t/4, और फिर आ जाएगा अपना t। तो जब 0 था तब तो ये मामला था 0 पे, जब t इक्वल टू t/4, जब t इक्वल टू 0 था तो सॉरी फ्लक्स है 0.04, तो मैं इसको बोल देता हूं दिस इज 0.04, ठीक। जब t इज इक्वल टू t/4 तो फ्लक्स इज 0, यानी ये यहां पर आ जाएगा, और जब t इक्वल टू t/2 तो ये माइनस का ये, यानी कि आपका जो पॉइंट जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बना। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, और यहाँ पे जो है ये आएगा माइनस का 0.04। तो ये तो हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन से। अब जब t/2 से इसकी वैल्यू t तक चलेगी तो देखिए फ्लक्स क्या आएगा, जो एक्सप्रेशन है फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 0.04 इन ब्रैकेट -3 + 4t/T वेबर। तो इसमें पहले मैं स्टार्टिंग लिख देता हूं, t इज इक्वल टू t/2 पे ही देख लेते हैं क्या बनेगा, डेफिनेटली पॉइंट इसका 0.04 ही बनेगा, पर इससे क्रॉस चेक भी हो जाएगा। तो 0.04 -3 प्लस का 4, और t की जगह मैं लिख रहा हूं t/2 इंटू t, तो t से t कैंसिल, -3 और ये 4/2 2 यानी -1, तो ये आपका अपने आप ही क्या बना, माइनस का 0.04, जो कि पहले ही हम कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन थी तो दोनों से इसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब इसके बाद आगे क्या रखते हैं, आगे हम रखेंगे t इज इक्वल टू 3t/4, तो देखिए 3t/4 रखते हैं, तो इसमें अगर ये एक्सप्रेशन में मैं ये इसमें अगर ये रखता हूं तो ये क्या बनेगा 0.04 -3 + 4, और इस स्मॉल t की जगह मैं रख रहा हूं 3t/4, और ये डिनोमिनेटर का t ये यूं का यूं आ गया, तो t से t कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का 3 प्लस का 3 बिकम 0, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 3t पे ये मामला क्या बनेगा 0, 3t/4 पर। अब किस पे करेंगे, एट t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो जब t इज इक्वल टू कैपिटल T की बात हम कर रहे हैं तो क्या बनेगा, देखिए ये मैं कहा यहां लिख देता हूं इसको, ये फ्लक्स फाई जो है आपका आ जाएगा 0.04 ब्रैकेट में माइनस का 3 प्लस का 4, स्मॉल t को मैंने कैपिटल T से रिप्रेजेंट कर दिया अपॉन t, तो t से t कैंसिल, 4 - 3 1, और 1 इंटू 0.04, तो ये क्या बनेगा प्लस का 0.04, यानी ये जो है ये 0 से क्रॉस होगा 3t/4 पर, और ये जो है वापस से यहां पर आके, और इसकी वैल्यू मैं क्या बोलूंगा, एट t इज इक्वल टू व्हेन टाइम t इज इक्वल टू दिस, तो ये वापस से आपका क्या बन गया 0.04। तो ये आपका क्या हो गया, फ्लक्स की वेव फॉर्म हो गई। तो जो मेरा पहला पार्ट था स्केच द वेव फॉर्म ऑफ फ्लक्स, तो फ्लक्स की वेव फॉर्म क्या हो गई, जहां पे कि ये टाइम पीरियड है और ये फ्लक्स फाई है, तो मेरा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैंने क्या बना दिया, स्केच द वेव फॉर्म ऑफ फ्लक्स मैंने बना दिया। और क्या चीजें देखिए, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की भी वेव फॉर्म मुझे बनानी है, और क्या करना है, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसी से हमारी जो है ईएमएफ की जब वेव फॉर्म बना दूंगा तो उसी से मैक्सिमम वैल्यू भी निकल जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, देखिए हम कर चुके हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का n d∅dt, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है, 50 टर्न्स दे रखा है, तो n मेरे को क्लियर है। अब मुझे केवल क्या करना है, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं पहले हाफ पीरियड में देखता हूं, यहां से लेके यहां तक अगर मैं d∅dt निकालूंगा तो वो क्या बनेगा, देखिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या बन जाएगा, d∅dt फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या बन जाएगा, माइनस का 0.04
माइनस में 0.04 डिवाइडेड बाय दिस t/2 माइनस 0, तो दिस विल बी t/2 माइनस का 0, यानी d5/dt इससे क्या आ जाएगा अपना माइनस का 0.08 डिवाइडेड बाय t/2, और t भी अपने को दे रखा है वेयर t रिप्रेजेंट द टाइम पीरियड एंड इक्वल टू 0.4 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, तो ये क्या बनेगा 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका यहाँ पे d5/dt क्या हो जाएगा कुल मिला के d5/dt विल बी इक्वल टू माइनस का 4 वेबर पर सेकेंड। तो ये तो हुआ फर्स्ट हाफ साइकिल में जब अपना फ्लक्स 0.04 से माइनस 0.04 हो रहा है। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या हो रहा है माइनस 0.04 से प्लस का 0.04, तो इस केस में अगर मैं d5/dt को चेंज करूंगा, कैलकुलेट करूंगा, तो क्या आ जाएगा अब y2 माइनस y1, यानी अब बनेगा ये माइनस मतलब 0.04 माइनस ऑफ माइनस 0.04 डिवाइडेड बाय t माइनस t/2, तो इससे अगर मैं इसकी वैल्यू चेंज कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा d5/dt इज इक्वल टू 0.08 डिवाइडेड बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा 4 वेबर पर सेकेंड। तो ये अगर मेरा d5/dt है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अगर मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालूंगा E इक्वल टू माइनस एन d5/dt, जहां पे n की वैल्यू कितनी है 50, तो मैं यहां ऊपर देखिए सॉल्व कर रहा हूं E इज इक्वल टू माइनस 50 इंटू d5/dt, d5/dt कितना था -4, तो यहाँ पे -4 यानी ये E कितना आ जाएगा 200 वोल्ट, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो ये चलेगा 200 वोल्ट, तो मैं इसकी वेवफॉर्म यही बना देता हूं, दिस इज 0, दिस इज t/4, दिस इज t/2, दिस इज 3t/4 एंड दिस इज t, तो 0 से t/2 में ये हो गया प्लस का 200 वोल्ट, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में t/2 से लेकर t तक अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा -50 मल्टीप्लाइड बाय 4 है यहां पर अब, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 200, तो यानी कि ये माइनस का 200 का मतलब यहां से लेके और यहां तक ये जो है ये तो हो गया आपका माइनस का 200 और ये हो गया प्लस का 200, दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। तो ये मेरी वेवफॉर्म हो गई इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो गई, जो क्वेश्चन था अपना डिटरमाइन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो क्या आ जाएगा 200 वोल्ट। तो दिस मेक्स द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर टू कपल्ड कॉइल्स 1 and 2, दो कॉइल्स दे रखी हैं अपने को 1 and 2 आर शोन इन विच 511 यानी लीकेज फ्लक्स की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 मिलीवेबर, 512 यानी 1 का 2 से फ्लक्स यानी लिंकेज फ्लक्स अपने को गिवन है 0.3 मिलीवेबर, N1 N2 और I1 अपने को गिवन है। पहला पार्ट है अपने से पूछा है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं, क्योंकि सबके फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे कैपिटल K से, किसके बराबर हुआ करता था ये 512 अपॉन टोटल फ्लक्स 5-1, ठीक, और ये टोटल फ्लक्स जो 5-1 है वो किसके बराबर होता है 511 प्लस 512, तो केवल अपने को वैल्यूज ही पुट करनी रह गई, 512 की वैल्यू कितनी गिवन है 0.3, तो दिस इज 0.3 अपॉन 512 0.3 और 511 अपने को कितना गिवन है 0.5 यानी प्लस का 0.5, यानी ये कितना हो गया 0.3 अपॉन 0.8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं 3/8 को, तो ये अपने पास निकल के आएगा 3/8 इज 0.375, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होगा इसीलिए इसकी वैल्यू क्या लिख दी 0.375, तो ये तो हो गया कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, पहला पार्ट हो गया हमारा। फिर है इंडक्टेंस L1 L2 और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तीनों चीजें निकालनी है। तो देखिए इंडक्टेंस L1 क्या होता था, L1 विल बी N1 ∅1 अपॉन I1, है ना, N1 ∅1 अपॉन I1 वाज इंडक्टेंस L1। अब इसमें N1 अपने को गिवन है क्या, बिल्कुल गिवन है 100, ∅1 टोटल ∅1 जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है 511 प्लस 512 के बराबर, यानी ये भी हमें गिवन है, और करंट I1 भी हमें गिवन है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। N1 की वैल्यू तो हो जाएगी अपने यहाँ पे 100 इंटू 5-1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5 प्लस 0.3, है ना, 511 प्लस 512 इंटू मिलीवेबर में है, इसलिए इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको यहां पे ब्रैकेट लगा के इंटू 10⁻³ से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन करंट I1 दैट इज 1 एम्पियर। तो ये कितना बन के आ जाएगा, L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे 100 इंटू 0.8
इंटू 10⁻³ अपॉन 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तो L1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी, L1 विल बी इक्वल टू 0.08 हेनरी। तो ये हमारे पास आ गया इंडक्टेंस L1। अब देखिए L2 के लिए अगर मैं ये सेम यही फॉर्मूला लगाऊं N2 phi2 अपॉन I2, तो अपने को गिवन नहीं है, यानी अब मुझे क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं पहले कैलकुलेट करता हूं और फिर M इक्वल टू के रूट L1 L2 वाले फॉर्मूले से इसको अपन रिलेट कर देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारे पास क्या फॉर्मूले थे, N2 phi21 अपॉन I1, या इसी में अपने पास था N1 phi12 अपॉन I2। तो अब इस केस में मेरे पास क्या है, I1 अपने को गिवन है, तो इसका मतलब मैं यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, M इज इक्वल टू N2 इंटू 521 अपॉन I1। तो इससे मैं अगर M की वैल्यू निकालूं तो M की वैल्यू N2 किसके बराबर है, 500 इंटू 521 या 12 एक ही बात होती है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.3 इंटू 10⁻³ और अपॉन I1 यानी 1। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो M की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, देखिए इसमें M की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.15 हेनरी। तो ये मेरे पास M आ गया, तो L1 आ गया अपने पास, M आ गया। अब अपने को फॉर्मूला क्लियर है, क्या फॉर्मूला था, M इज इक्वल टू के रूट L1 L2, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो इससे अपने पास क्या आ जाएगा, M स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू L1 L2। तो इससे अगर मुझे L2 का वैल्यू निकालनी है तो L2 किसके बराबर हो जाएगा, M स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इंटू L1, यानी L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू हम वहां कैलकुलेट कर चुके हैं 0.15 का होल स्क्वायर, K की वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 0.375, तो दिस इज 0.375 का होल स्क्वायर इंटू L1 की वैल्यू भी अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 0.08। तो अगर इन सब की वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे तो देखिए L2 की वैल्यू, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये क्या निकल के आ जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा और वैल्यू आ जाएगी 2 हेनरी। तो टोटल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, केवल दिमाग मुझे क्या लगाना था कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग निकाला, इंडक्टेंस L1 सीधा सीधा निकल गया, इंडक्टेंस L2 नहीं निकल रहा था क्योंकि अपने को करंट I2 नहीं पता था। तो मेरे दिमाग में ये क्लियर था कि फॉर्मूला अपन अगर M पहले कैलकुलेट कर देंगे और फिर M इज इक्वल टू के रूट L1 L2 से अपन L2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त।